नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लाया हूँ वो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को उसने काफ़ी मल्टीप्लाई किया है। कंपनी बड़ी है लेकिन यहाँ से भी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी हाई हैं और क्या ग्रोथ लीवर्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मैनेजमेंट जो है इसका काफ़ी एग्रेसिव है अभी भी, तो जो ग्रोथ का हंगर है वो कम नहीं हुआ है। और जो गाइडेंस अगर आप देखें तो काफ़ी एग्रेसिव है। कंपनी एकदम क्लीन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शानदार है और जो ट्रेंड हम प्ले कर रहे हैं वो है प्रीमियमाइजेशन का। अगर आप देखें अपने चारों तरफ, फॉर एग्जांपल कार्स का देखें तो हैचबैक्स की जगह लोग एसयूवीज लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लग्जरी कार्स लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। रिलैक्सो जैसी कंपनीज थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन अगर आप एक हाई एंड शू मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए इस वक्त थोड़ा ईजी है। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, रिच गॉट रिचर बट पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल। अनफॉर्चुनेटली अभी भी सिचुएशन वैसी ही है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। तो पुअर की जो एबिलिटी है स्पेंड करने की वो लगातार कम हुई है, लेकिन रिच हैज़ गॉट रिचर। तो अगर आप देखें 1 करोड़ प्लस का टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें उन कंपनीज के साथ रहना है जो प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग गेस कर पाए होंगे कि हम टाइटन के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत ही रिच लेगेसी रही है, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर है क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्वेलरी बिजनेस में। जब मैं जैसे इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ तो मैं ज्वेलरी नहीं खरीद पाता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, मुझे कोई भी तरीका नहीं है मेरे लिए पता करने का। बट जब मैं तनिष्क की शॉप में जाता हूँ तो कम से कम मुझे ये ट्रस्ट फैक्टर है कि मेरे पास धोखे से धोखा नहीं होगा। तो टाइटन ने ट्रांसफॉर्म किया है ज्वेलरी बिजनेस को इंडिया में, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी से एक्सपैंड किया है ऑल ओवर इंडिया। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से मैनेजमेंट ने चैलेंजेस को ओवरकम किया, कंपटीशन को टैकल किया। एक जो जब टाइटन अपनी घड़ियाँ लेके आया मार्केट में तो HMT एक बहुत बड़ा ब्रांड था। जैसे मेरे पापा भी HMT की घड़ी पहनते थे और वो डाई हार्ड फ़ैन है HMT के, उन्होंने मुझे भी HMT ही रिकमेंड करी। बट जब मैंने देखा तो टाइटन की घड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी दिखी, ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, उसकी पोजीशनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, एडवर्टाइजमेंट भी हो रही थी। तो ओवरऑल मुझे, क्योंकि वो क्वार्ट्स घड़ियाँ थी, HMT की एनालॉग घड़ियाँ थी, तो ओवरऑल मैंने टाइटन की घड़ी ही खरीदी। तो वो एक पोजीशनिंग जो यंग क्राउड को अट्रैक्ट करने की थी, जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी, वो बहुत ही शानदार थी। तो उसने HMT जैसे ब्रांड को ऑलमोस्ट वाइप आउट ही कर दिया मार्केट से। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो 18 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी के साथ तनिष्क ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ग्लोबली भी ये ट्रेंड था, लोग 18 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, इंडिया से बाहर की, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है और लगभग वैसी ही दिखती है जैसी 22 कैरेट गोल्ड की होती है। लेकिन इंडिया में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उसके दो कारण थे। एक ये था कि इंडिया में लोग 22 कैरेट गोल्ड ही ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि जैसे वेडिंग्स में जब ज्वेलरी खरीदी जाती है तो या तो बताया जाता है कि ये कितने कैरेट गोल्ड की है या उनसे पूछा जाता है कि ये कितने कैरेट की है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसलिए लोग अभी भी प्रेफर कर रहे थे अपने लोकल ज्वेलर्स के पास जाना क्योंकि वहाँ पे उनको 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी मिल रही थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोग जब ज्वेलरी खरीदते हैं तो ना सिर्फ पहनने के लिए, उनका एक और एंगल होता है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो 22 कैरेट गोल्ड ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो तनिष्क ने ये बात को क्विकली रियलाइज़ किया और 96-97 में उन्होंने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को लॉन्च किया और वहाँ से शुरू हुई एक इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी तनिष्क की। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि जब तनिष्क ने अपना लॉन्च किया 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी, तो कॉम्पिटिटर के साथ जब वो compete कर रहे थे तो ओवरऑल प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंशियल था। तो तनिष्क के जो प्राइसेस थे वो लोकल से ज़्यादा थे और उसका एक मेजर कारण ये था कि जो लोकल ज्वेलर्स थे वो जो कमिट कर रहे थे कस्टमर को उतना डिलीवर नहीं कर रहे थे। 22 कैरेट गोल्ड बता के 18 कैरेट की ज्वेलरी बेच रहे थे।
तो ये तनिष्क के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक डिवाइस उन्होंने लेके आए जिसको कैरेट मीटर कहा जाता है। उससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी ज्वेलरी कितना है, कितने कैरेट की है। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कैरेट मीटर को यूज़ करके तनिष्क की शॉप से चेक कराया और उनको पता लग गया कि यार ये तो 22 नहीं है। मेरे जो शॉपकीपर है उसने मुझे 22 कैरेट बोल के सेल किया, लेकिन ये तो निकली 18 कैरेट की। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आई, बट इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाई थी इस वक्त तनिष्क एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने चेक कराया और चले गए। तो तनिष्क उन लोगों को मोनेटाइज नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद क्या किया, तनिष्क ने एक कैंपेन लॉन्च किया, इम्प्योर टू प्योर, कि आप जो भी ज्वेलरी लेके आ रहे हो 18 कैरेट जो भी निकल के आ रहा है उसका, वो आप यहाँ पे दे दो, हम आपको उसके बदले 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी देंगे और जो भी डिफरेंशियल है आप पे कर दो। तो वो कैंपेन भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लोग अपनी ज्वेलरी लेके आए, कैरेट मीटर से चेक हुआ, उसके बाद उनको पता लगा कि हाँ मुझे 3-4% या अगर बहुत ही इम्प्योर है तो 10% ज़्यादा दे के मेरे को अब 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी मिल रही है। तो बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन को यूज़ किया और ये तनिष्क के लिए एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज होना स्टार्ट हो गया। तो तनिष्क जो गोल्ड लेती है वो इंटरनेशनल बैंक से लीज पे लेती है। उसका कारण ये है कि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। उसको हेज करने के लिए ये स्ट्रैटेजी को यूज़ किया गया है, जो बहुत सारे लोकल शॉपकीपर्स यूज़ नहीं करते हैं। फिर तनिष्क एक गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम को लेके आई। इसमें उन्होंने कहा कि आप 2000 रुपीज़ मंथली जमा करो, या 1000 के एडिशंस में 3000 4000 जो भी आप अमाउंट सेट करते हो, तो आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट के हमारे यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे और 10 महीने के बाद आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो और उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, जैसे आपकी 5000 की इंस्टॉलमेंट है जो हर महीने जा रही है, उस पे 75%, तो 5000 का 75% उतने अमाउंट पे आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। 92% डिज़ाइंस तनिष्क के इन हाउस ही हैं। डिज़ाइंस की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, डिज़ाइंस का फैशन बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, बट तनिष्क के पास ये एडवांटेज है क्योंकि वो डिज़ाइंस इन हाउस करते हैं, तो वो कम्प्लीटली रिवैम्प कर पाते हैं अपने डिज़ाइंस को बहुत क्विकली। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है और अब वो लोकलाइज डिज़ाइंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जिस लोकल एरिया में जा रहे हैं, डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली, अगर साउथ में है तो साउथ की प्रेफरेंस, अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ की प्रेफरेंस, अगर दुबई में ओपन कर रहे हैं तो दुबई की प्रेफरेंस, तो उस लोकल रीजन के डिज़ाइन प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही डिज़ाइन हो रहा है और उनको कस्टमर्स को उसी तरह से टारगेट किया जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2016 में तनिष्क के जो प्राइसेस थे एज़ कम्पेयर टू लोकल ज्वेलर्स, वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो मतलब डिस्पाइट वो कंपटीशन वगैरह पूरा सेटल करने के बाद भी तनिष्क के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा थे। तो 2016 में तनिष्क ने अपने प्राइसेस को कम कर दिया और उस कम करने से जो वॉल्यूम ग्रोथ मिला वो इनक्रेडिबल था और उससे तनिष्क को मार्केट शेयर गेन करने में काफ़ी हेल्प मिली। तो हर सेगमेंट में टाइटन ने डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ करे हैं ताकि एक कस्टमर अपने आप को एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएट कर पाता है। जैसे तनिष्क के अगर आप देखें तो मिया, जोया, कैरेटलेन, इस तरह के ब्रांड्स हैं। और अगर वॉचेस में देखें तो भी बहुत तरह के हैं, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टाइटन क्लॉक्स। तो एक कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाता है और उसी के प्रोडक्ट्स को बार बार लेने की ट्राई करता है। टाइटन आई का अगर आप देखें तो उसमें भी टाइटन आई प्लस है, फास्ट ट्रैक है, टाइटन अल्टीमा है, ग्लेयर्स है। कुछ परफ्यूम के क्षेत्र में भी स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट ट्रैक के भी परफ्यूम्स हैं। और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है वो इंडियन एथनिक वेयर में है। तनायरा के नाम से जो साड़ीज़ कंपनी ने लॉन्च करी है, ये भी एक बहुत इनोवेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखना होगा कि ये कैसे प्ले आउट करता है, क्योंकि अभी भी कंपनी का मेजर रेवेन्यू तनिष्क से ही आता है। हम उसी पे ज़्यादा फोकस रहेंगे इस वीडियो में। बट ये जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इनमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फास्ट ट्रैक के कुछ बैग्स भी हैं,
तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ रहा है और उसके बीच उसका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। अगर हम Q2 का अपडेट देखें तो कंपनी ने 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को रिपोर्ट किया है रेवेन्यू में, और इसी तरह का ग्रोथ पास्ट में भी रहा है कि 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट कर रही है, और आने वाले समय में भी इसी तरह की गाइडेंस है। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि ये कंपनी 20% ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप सेगमेंट वाइज देखें तो ज्वेलरी बिजनेस ग्रो हुआ है 19% से, वॉचेस एंड वेरेबल्स का सेगमेंट ग्रो हुआ है 32% से, आई केयर का सेगमेंट ग्रो हुआ है 12% से, इमर्जिंग बिजनेसेस जो हमने डिस्कस करे वो 29% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। कैरेटलेन का देखें तो 45% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। नंबर ऑफ स्टोर एडिशंस देखें तो ज्वेलरी के 39 ऐड हुए हैं, वॉचेस एंड वेरिएबल्स के 20 ऐड हुए हैं, आई केयर के 5, इमर्जिंग बिजनेसेस के 4 एंड कैरेटलेन के 13। तो स्टोर्स एक्सपेंशन ओवरऑल 81 हुए हैं इन Q2, और टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो हैं टाइटन के वो 2859 तक पहुंच गए हैं। अगर आप नंबर्स देखें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के 2012 से लेकर अब तक, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ रही है रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की। कुछ लेजेंडरी इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुंझुनवाला जी ने बहुत पैसा बनाया है टाइटन। कंपनी ने पास्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अब कंपनी का पेस काफ़ी हाई है, तो हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से भी कंपनी 20% प्लस CAGR का ग्रोथ दे पाएगी ईयर ऑन ईयर या नहीं, और अगर हाँ तो उसके क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। तो अभी तो हम फेस्टिव पीरियड में हैं, ये क्वार्टर तो जनरली कंपनी के लिए अच्छा होता ही है, लेकिन हम लॉन्गर टर्म देख रहे हैं। तो लॉन्गर टर्म में कंपनी टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ को रीच आउट कर रही है, वहाँ पे भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड साफ नज़र आ रहा है, और इंटरनेशनली भी कंपनी लगातार अपने स्टोर्स को ग्रो कर रही है, और इंटरनेशनल एक्सपेंशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी के लिए। टाइटन लोकलाइजेशन को अडॉप्ट कर रही है। अगर आप साउथ के स्टोर में जाएंगे वो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेगा, नॉर्थ के डिज़ाइंस आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखेंगे। लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस बढ़ रहा है। मार्केट शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मूव हो रहा है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। अब क्या हो रहा है कि कुछ तो रेगुलेशंस सहायता कर रही हैं, जैसे मैंडेटरी हॉलमार्किंग की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो हॉलमार्किंग की वजह से जो पहले दुकानदार कुछ भी कह के बेच देता था तो वो नहीं कर पाता है। मैंडेटरी पैन कार्ड हो गया है, 2 लाख के ऊपर का परचेज है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। हॉलमार्किंग की वजह से प्राइस डिफरेंशियल काफ़ी कम हो गया है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में। अनऑर्गेनाइज सेगमेंट अभी भी 2/3 ऑफ ज्वेलरी मार्केट है, ऑर्गेनाइज सेगमेंट सिर्फ 1/3 ऑफ ज्वेलरी मार्केट है, तो स्कोप बहुत बड़ा है। और अगर आप तनिष्क का मार्केट शेयर देखें पैन इंडिया ज्वेलरी का, और हम ज्वेलरी की ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन अभी भी टाइटन के बिजनेस में तनिष्क का ही है, तो जो तनिष्क का मार्केट शेयर है पैन इंडिया ज्वेलरी बिजनेस में वो सिर्फ 6 to 7% ही है एट द मोमेंट। तो जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है ये कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में एक्सपेंशन जो हो रहा है इंडिया का, उसको प्ले करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। कंपनी का जो इमर्जिंग बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर आप Q2 के नंबर्स देखें तो 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है इमर्जिंग बिजनेसेस का। इनका बेस भी काफ़ी स्मॉल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो इसका जो एक्सपेंशन स्कोप है बहुत बड़ा है। सदर्न इंडिया में अगर आप देखें तो सदर्न स्टेट्स जो हैं वो 40% है इंडियन ज्वेलरी मार्केट का, और साउथ इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि मोर गर्ल्स आर गेटिंग एजुकेटेड, मोर वुमेन आर गेटिंग एम्प्लॉयड, तो वुमेन की जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ रही है, वुमेन अपने आप अर्न कर पा रहे हैं, और उसमें से काफ़ी परसेंटेज ज्वेलरी की तरफ जाना ये एक पॉसिबिलिटी है, और एक्सपेंशन का स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है सदर्न इंडिया में। और स्टडीड ज्वेलरी की तरफ इंक्लिनेशन लोगों का बढ़ रहा है। एक बार ये समझ लेते हैं कि कितनी तरह से आप ज्वेलरी खरीदते हो। एक तो हो गया स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी, तो जैसे आप जाते हो आपने गोल्ड ज्वेलरी ली
तो आपने करंट गोल्ड प्राइस आपको पता होता है इस आज का क्या चल रहा है, उसके बाद आपने मेकिंग चार्जेस देखे, उसके बाद आप लगभग बता पाते हो कि इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, तो आप उस गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यूएशंस को कर पाते हो और वो लगभग वही रहता है जो आप पे करना चाहते हो। लेकिन अगर उसमें एक हीरा और ऐड कर दिया जाए, कुछ जेम्स और ऐड कर दिए जाए और वो स्टडीड ज्वेलरी बन जाती है, तब आपके लिए उसको वैल्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी के मार्जिन्स कम रहते हैं, उसमें 10 to 15% के मार्जिन्स रहते हैं, लेकिन स्टडीड ज्वेलरी में जो मार्जिन्स रहते हैं वो 30% से भी ज़्यादा के होते हैं। कैरेट लेन में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट रही है तनिष्क की, काफ़ी अच्छा उसका रिटर्न आना स्टार्ट हो गया है। उसकी जो ग्रोथ रही है वो 45% रही है ईयर ऑन ईयर, Q2 के नंबर्स अगर आप देखें तो। टाइटन स्मार्ट वॉचेस के क्षेत्र में भी कदम रख रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है वो स्मार्ट वॉचेस की तरफ हो रहा है, लोग स्मार्ट वॉचेस ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो टाइटन ने डिसाइड किया है कि हम भी स्मार्ट वॉचेस की तरफ मूव होंगे। अब ये स्टोरी कैसे प्ले आउट होगी ये देखना होगा, क्योंकि इसमें उनका कंपटीशन बहुत बड़े प्लेयर से है और वो स्पेशलाइज प्लेयर से है, तो ये देखना होगा कि ये स्टोरी कैसे प्ले आउट होती है। तो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है ज्वेलरी बिजनेस की वो 20% CAGR की है आने वाले कई सालों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इस पे डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि उसके पास एक्सपेंशन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैनेजमेंट पूरी कैपेबल है इस कंपनी को यहाँ से भी फर्दर ग्रो करने के लिए। अब सबसे बड़ा फैक्टर खरीदने से पहले, स्टॉक खरीदने से पहले ये है कि वैल्यूएशंस कैसी हैं। वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो मीडियन पी रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो 80 के आसपास रहा है और अभी जो पी चल रहा है वो 90 के आसपास है। तो मीडियन पी भी 80 का काफ़ी ज़्यादा लगता है किसी भी बिजनेस के लिए, 90 का तो और भी ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम रिस्क पे देखें तो सिवियर एंड सस्टेन इन्फ्लेशन ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के लिए। इन्फ्लेशन के लेवल्स काफ़ी हाई हैं एट दिस मोमेंट, और ये अगर कंटिन्यूड रहते हैं हायर लेवल्स पे तो जो लोग अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंड कर पा रहे हैं वो भी शायद ना कर पाएँ। और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं टाइटन के वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड के अंदर आते हैं। 2016 में गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लेके आई थी कि उन्होंने गोल्ड लीज बंद कर दी थी, तो इस तरह के किसी भी रेगुलेशन से कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है। और वैल्यूएशन जैसे हमने पहले भी देखा इस वक्त काफ़ी हाई है, तो ये एक प्रॉब्लम है स्टॉक को खरीदने के लिए। इससे पहले मेरे व्यू में आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और YouTube इस तरह के यूज़फुल वीडियोस को और लोगों तक भी पहुंचाता है और आपको भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और दिखाता है। मेरा यह व्यू है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन इसकी वैल्यूएशंस एट दिस पॉइंट इन टाइम काफ़ी हाई हैं। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप कैश को रेडी रखिए और हर डिक्लाइंस पे आप इसको सिस्टमैटिकली ऐड कर सकते हैं। तो SIP नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी खरीद लीजिए, हर महीने खरीदते रहिए, कि मतलब अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी खरीदते रहिए। आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करना होगा, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं, तो आप इसको सिस्टमैटिकली ऐड कर सकते हैं हर डिक्लाइंस पे। जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने एडवाइज़र से पूछ के अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।